हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है, केमिस्ट्री सीबीएसई क्लास 10th का। चूंकि बेसिक्स क्लियर हो चुका है पहले ही, 7 लेक्चर्स हुआ टोटल, जिसमें कि बेसिक्स सभी का क्लियर हो गया होगा। जिनका क्लियर नहीं हुआ है या तो वो लेक्चर को स्किप किए हैं या फिर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रिवीजन करें, या अगर पूरा लेक्चर्स नहीं देखे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो था उसको पूरा कंप्लीट कर लें तो ही चैप्टर को स्टार्ट करें। क्योंकि जिनका भी ये क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उनको देखिएगा इस चैप्टर में क्या आप केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो रिवीजन हुआ है या नहीं, तो ये सारा चीज मालूम होना चाहिए अभी सबको। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, सोडियम का, सिलिकॉन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टेबल का मतलब क्या, न्यूट्रल का मतलब क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या, आयंस क्या, कैटायन मतलब क्या, एनायन मतलब क्या, एनोड मतलब क्या, कैथोड मतलब क्या। तो मतलब ये सारा चीज अभी आप लोग को मालूम है। आप देखिए, सिर्फ हाफ एन आवर लेक्चर्स और 45 मिनट्स का लेक्चर आप डेली अगर उसको देखे हैं और प्रैक्टिस किए हैं, तो आप देखिए कितना बात बता पा रहे हैं। और भी बहुत बात है जो मैंने अभी बोला नहीं, और भी चीज आपको मालूम चल चुका है। इसीलिए अब हम लोगों को नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करना है, जो कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातचीत, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को मार्किंग स्कीम के बारे में बता चुका, जिसमें कि आपने ये देखा इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में 2020 में, उसमें कितने क्वेश्चंस फिजिक्स से रहे, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। तो ये सारा सबको क्लियर हो चुका होगा, और ये चीज सबको पहले ही क्लियर रख लेना है। ऐसा नहीं कि आपको अगर बोर्ड का स्टडी स्टार्ट करना है तो आप पहले चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं, नहीं। आप पहले एक तरीके से पहले आप ये जानिए पैटर्न क्या है सीबीएसई का, सेक्शंस कितना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, किससे क्या आया है। तो आप जब भी अब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड में मार्क्स पूरा मालूम है हर चैप्टर्स में कितना का है, तो उस बेसिस पर आप पढ़ पाएंगे, है ना। तो आज जब केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले अभी थोड़ा ये बात कि केमिस्ट्री से इस बार बोर्ड में टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक में आएंगे, और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। और आप ये देखेंगे कि जो वीडियो अपलोड हो रहा है वो एक सीक्वेंस में हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि केमिस्ट्री अभी स्टार्ट किए, ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिजिक्स अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। एक सीक्वेंस में हो रहा है। आप अगर मैथ्स का भी लेक्चर्स अगर देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे एक सीक्वेंस में आ रहा है। उसी तरह से आपका जितना भी चैप्टर्स है, जिस तरह से आपके बुक में केमिस्ट्री का और जिस तरह से आपके स्कूल में चैप्टर्स होगा, उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जुड़े रहिए और हर लेक्चर को, हर वीडियो को आप ऑनेस्टली उसको देखें और उसको अप्लाई करें अपने पढ़ाई में। नोट्स कंप्लीट एकदम बनाएं। केमिस्ट्री का सब कोई नोट्स अलग से बना चुके होंगे, तो आप लोगों को उसी में, यहां जो अभी पढ़ाई होगा उसका नोट्स आप लोगों को उसी में करना है। हर सब्जेक्ट का जो नोट्स है वो अलग अलग। इंट्रोडक्टिव पार्ट रहेगा आज। केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि केमिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप केमिस्ट्री को सोशल साइंस की तरह पढ़ेंगे या संस्कृत कैसा पढ़ने लगेंगे तो ब्लंडर होगा। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी और भी चीज बताएंगे जिससे और भी चीज आपको मालूम होगा। तो आप उस तरह से पढ़ेंगे तो चीज बहुत आसान होगा, ठीक। और भी कुछ छोटा छोटा बात ये कि आपको कुछ चीज बताते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ केसेस ऐसा होता है, इसलिए बता रहे हैं। स्टूडेंट खुद रह चुके हैं, मेरे साथ खुद ये प्रॉब्लम रहा है, फेस किए हैं, तो पता रहता है कि स्टूडेंट्स को भी क्या प्रॉब्लम होता होगा। हमारे टाइम में बहुत लोग बताते भी थे, लेकिन पहले उतना रिसोर्स नहीं था, इस तरह से ज्यादा अपडेट नहीं रह पाते थे वीडियोस, और ये सारा चीज उस वक्त नहीं हो पाता था। अभी आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरह से अपने चीजों को कंप्लीट करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप घर बैठे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए बुक जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो बुक आपको पढ़ना है, आप उतने ही बुक को पढ़ें। आप क्या करते हैं, रिसर्च करने लगते हैं
अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं फिर आप देखते हैं इस बुक में कैसा दिया हुआ, उस बुक में कैसा दिया हुआ है, ऐसा केमिस्ट्री का ऐसे घेर लेते हैं केमिस्ट्री को चारों तरफ से, और केमिस्ट्री आपको चारों तरफ से घेर लेता है। होता क्या है ना, पढ़ाई जितना कॉम्प्लेक्स है नहीं, स्टूडेंट उसे कर देते हैं। आप अगर एक टॉपिक के लिए 5 बुक से पढ़ रहे हैं, 2 बुक से, 3 बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप तो ऐसे ही टफ कर दिए ना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, सब्जेक्ट 5 है, सोशल साइंस में इवन 4 है, तो आप देख लीजिए सब्जेक्ट्स कितना है। तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, चैप्टर्स जितना भी है, एग्जाम जितना भी देना है, तो आप देखेंगे 24 घंटा कम पड़ जाएगा। इसीलिए आपको प्लानिंग कर कर पढ़ना पड़ेगा, और किस बुक को कितना पढ़ना है वो देखना पड़ेगा, किस चीज को नहीं पढ़ना, स्किप करना है वो देखना पड़ेगा। नहीं तो आप बहुत टाइम अपना जो है स्पेंड कर देंगे, लेकिन रिजल्ट 0 आएगा। इसीलिए उन सब चीजों पर पहले बात कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बुक सजेस्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक आपको लेना है, वो तो कंपलसरी ही है। और एक रेफरेंस बुक सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग जानते भी होंगे, वो है एस चांद की बुक। तो एस चांद की बुक सभी के पास होना चाहिए। अब उसे भी कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 2 ही बुक, बाकी जो भी चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मैं कराऊंगा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है मैं कराऊंगा। एस चांद में ही बहुत सारा चीज है, आप उसको तो पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सारा चीज हो जाएगा। आप सुनते होंगे ना कि प्रैक्टिस करने से सब चीज ठीक होता है, लेकिन किस तरह से प्रैक्टिस वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप 5 बुक से प्रैक्टिस करने लगेंगे तो फिर टाइम आपका बर्बाद होगा और किसी एक चीज पर कमांड नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा, क्यों नहीं हो पाएगा? आप अगर किसी एक चीज को 10 बार बनाएंगे, या आप किसी 10 बुक से अलग अलग 10 चीज बनाएंगे, मिलता जुलता चीज, तो आप देखेंगे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप, होता है ना, बोलता है ना कि बॉक्सर जो होता है प्रैक्टिस करता है, एक ही पोज, जो एक ही जो पंच है वो 100 बार प्रैक्टिस करता है, एक ही पंच, एक ही तरह का पंच, तो वो जो पंच होगा उसका, वो जब 101 पंच लगेगा ना किसी को, वो बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन 100 पंच वो अलग अलग ढंग का प्रैक्टिस किया हुआ है, तो कोई भी पंच उतना पावरफुल नहीं होगा। इसीलिए आप जो भी चीज पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उसी चीज को बार बार रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि वही चीज और अलग अलग जगह कैसे दिया हुआ है, उतना नहीं करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी और एस चांद केमिस्ट्री के लिए, और कुछ भी नहीं। और एक एक्स्ट्रा चीज अगर आपको लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए बस, वो भी अगर नहीं लेते हैं प्रोवाइड कर देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रेफरेंस बुक ज्यादा नहीं खरीदना है, तो फिर एक बुक पर फोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो बातचीत हो गया। अभी बात करते हैं ना कि इस बार केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहा ना बोर्ड में, वो कितने मार्क्स का रहा इस बार। सिलेबस है यहाँ पर, ये बाद में डिस्कस करूंगा मैं, पहले मार्क्स के बारे में डिस्कशन हो जाए। इस बार केमिस्ट्री से 25 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया। 25 टोटल, 80 में टोटल 25 मार्क्स केमिस्ट्री का था, जिसमें कि चैप्टर फर्स्ट जो आपका था, चैप्टर फर्स्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया, चैप्टर 2 में 4 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया। इसी बेसिस इन सॉल्ट चैप्टर 3 में मेटल नॉन मेटल है ना, इसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। फिर चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 7 मार्क्स का पूछा गया। और लास्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल, इसमें जो पूछा गया ना आपका मार्क्स, वो पूछा गया 5 मार्क्स का। अब यहां से काउंट कर लेंगे, 25 हो जा रहा है। तो ये आप देख लीजिए कि टोटल मार्क्स हर चैप्टर में इस तरह से रहा इस बार। अब देखिए, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने जा रहा है। कैसे हेल्प करने जा रहा है? क्योंकि अगर आपको ये मार्क्स पता है ना कि इस तरह से पूछा गया है, तो आपको अगले जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें लगभग यही पैटर्न रहेगा, मार्क्स इतने ही मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि 5 मार्क्स का हो सकता है, ये 4 मार्क्स का पूछे, ये 5 मार्क्स का पूछे, 1-2 मार्क्स इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप उस बेसिस पर इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए केमिस्ट्री का हर चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग तो सबसे पहले चैप्टर 1 में आएंगे, जो कि आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया है यहाँ तक।
बातचीत हमारा हो चुका। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसे मैं रब कर देता हूं। देखिए होता क्या है, सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके बुक में सिलेबस ऐसा दिया नहीं रहता है, लेकिन सीबीएसई के साइट पर सिलेबस हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देंगे सिलेबस का। ऐसे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस हम यहां लिख दिए हैं। सिलेबस इसलिए जानना जरूरी है कि जितना सिलेबस में है उतने ही आपके एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। तो इसीलिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चैप्टर को अगर स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या क्या है सिलेबस में, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस आपके सिलेबस में। फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ये आपको देखना है। इंप्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, कौन कौन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड फाइनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो लोग ये चैप्टर को पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि कोरोजन और रेंसिडिटी कहां गया। तो कोरोजन आपके चैप्टर थर्ड में भी है, मेटल एंड नॉन मेटल में, तो उसके सिलेबस में वो दिया हुआ है कोरोजन। तो आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए कोरोजन। रेंसिडिटी यहां नहीं दिया है। अभी आप देखिए क्या है कि कुछ चीज आपको भी पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि क्या और किस चीजों को पढ़ना है। तो अगर आपको ब्रीफ में सिलेबस समझना है तो इतना समझ लीजिए, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ सब आपके सिलेबस में है। आपको अगर कोई रेफरेंस बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो वही और वही सब टॉपिक पढ़िए जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के बाहर चीजों को नहीं पढ़ना है। जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है या जानना है वो मैं बता दूंगा आपको। आप उस चक्कर में कि क्या आएगा नहीं आएगा, आप बहुत सारे बुक को पढ़ने लगेंगे, टाइम किल होगा, जो कि बहुत 1-2 मार्क्स का इधर उधर रहता है, ठीक है। और एक बुक सजेस्ट करना चाहते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि और अच्छा करना है तो आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की बुक आती है एक, आप उसे परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीबीएसई 15% जो क्वेश्चन है हॉट्स पे सेट करता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसको डिफिकल्टी लेवल कहा जाता है। एक्चुअल में डिफिकल्टी लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस ट्विस्टेड रहते हैं, बाकी चीज आपके सिलेबस का ही रहता है। वो भी प्रैक्टिस एक लेवल पर आप कर लेंगे, आपको वो भी इजी लगेगा, डिफिकल्टी लेवल में नहीं जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से सिलेबस को देखते हुए हम लोगों को क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। जो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करते हैं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, कॉपी अपने पास रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ वर्क आज देंगे, उसको आप लोगों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो है ना, साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अगर आप साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस को पढ़ने का तरीका एकदम डिफरेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, आप कभी भी रट कर मत पढ़ें, समझ के पढ़ें। ये सब्जेक्ट समझने वाला है, रटने वाला नहीं है। रटा कब जाता है, जब समझ लेते हैं। रटना भी अच्छी बात है, बुरा नहीं है। अगर आप समझ लें तब आप उसको रट रहे हैं, मीन्स याद कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा। आप अपना पढ़ाई मार्क्स के बेसिस पर मत कीजिए। आप हमेशा एक साइड में ये रखिए कि नॉलेज बढ़ाना है, उन सब चीजों को समझना है, क्योंकि 10th तक का नॉलेज एकदम बेसिक है जो आपके आगे डे टू डे लाइफ में काम आने वाला है। अगर आप देखिए आज आपके सामने खड़े हैं और ये टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, इसी बेसिस पर कि 10th का नॉलेज है तो ही डिस्कस कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं आपके सामने। तो हमेशा याद रखिए, नॉलेज अगर आप बढ़ाएंगे वो जिंदगी में काम आने वाला है। मार्क्स का तो है ही एक रोल, लेकिन नॉलेज का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा है मार्क्स से भी। इसीलिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत हो गया बहुत, फर्स्ट क्लास है इसीलिए थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है ना हमारा, वो है केमिकल रिएक्शंस। तो पहले केमिकल रिएक्शन को समझना पड़ेगा क्या होता है। किसी भी चैप्टर का अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी बुक को प्रेफर कीजिए। अगर कोई फॉलो कर रहा हो, अगर आपका स्कूल सीबीएसई का पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो क्लास 8 से एनसीईआरटी बुक चलाते हैं। बहुत लोग
बहुत स्कूल्स में क्लास 6 से ही चलने लगता है। तो अगर आप क्लास 8 से एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो आप देखेंगे एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन ऐसा होता है कि आपको वो चीज आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट करके समझाया जाता है, ताकि आप चीजों को जो आप देख रहे हैं अपने सामने हर दिन उससे रिलेट कर पाए। अगर आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे ना तो आपके माइंड में ऐसे ही चीज स्टोर्ड होता चला जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए। सबसे ये चीज एकदम ध्यान में रखिए, लेक्चर्स लिमिटेड टाइम का होता है, इंपॉर्टेंट बात डिस्कस होता है, सिर्फ लेक्चर्स ही मत सुनिए, बुक पढ़ने का आदत डालिए, क्योंकि बुक में इससे भी ज्यादा चीज आपको मिलेगा। तो आप यहां से लेक्चर्स को सुनिए, लेकिन बुक भी पढ़ना कंपलसरी है, नहीं तो लिमिटेड स्टडी हो जाएगा। इतना चीज जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट चीज है उसको लेकर चलता है लेक्चर्स, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर्स हो जाएगा। तो आपको बुक पढ़ने का आदत डालना होगा, जितना भी चीज पढ़ाते हैं उसको पढ़िए और जो क्लास होने वाला है उसको पढ़ के आइए, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर बाय डेफिनेशन वाइज जाते हैं तो क्या होना चाहिए केमिकल रिएक्शन का? सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये प्रोसेस है ना, आप लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन आर द processes in which new substances with new properties are formed। देखिए डेफिनेशन क्या है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, हमेशा याद रखिए रिएक्शन जिस बुक में बहुत सिंपल दिया हो आप उसी को याद कीजिए, रिएक्शन डिफिनेशंस वही आप याद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बुक का लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज। सीबीएसई भी बोलता है एकदम सिंपल लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में आंसर लिखिए, एकदम मार्क्स मिलता है। इसीलिए ये अगर आप देखेंगे एसचान में कुछ ऐसा ही डेफिनेशन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। बात ये चाहे सिंपल डेफिनेशन हो या कोई भी डेफिनेशन हो, आपको वो स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप ये देखें और इसको रटना शुरू कर दिए, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसा झूल रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको पहले इसको समझ लीजिए ना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या मिलता है, तो न्यू सब्सटेंस मिलता है, न्यू सब्सटेंस। और जो भी नया सब्सटेंस मिलेगा उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, नया होगा। तो एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। आप प्रीवियस क्लास में, जूनियर क्लासेस में ये सब पढ़े थे, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। जैसे ही ये बात बोलते हैं सारे स्टूडेंट को याद आ जाता है, अच्छी बात है, याद आ जाता है। तो केमिकल चेंज में आप पढ़े थे ना कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो हम लोगों को केमिकल चेंजेस से मतलब है, अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज होता है। और आप जानते हैं कि केमिकल चेंज में न्यू प्रॉपर्टी भी फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। तो केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस मिलता है नए प्रॉपर्टी के साथ। बस ये हो गया केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन, और क्लियर वे में आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल में अगर जाएं तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कि आपके डे टू डे लाइफ से, डाइजेशन ऑफ फूड है ना, कुकिंग ऑफ, ये हो गया। और अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपके डे टू डे लाइफ से, जैसे खट्टा हो जाता ना मिल्क, है ना,
कुछ गर्मी के सीजन में अगर नहीं उसको ये करते, ये देख लीजिए, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन। और अगर कुछ देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाता ना, ठीक। यानी जितना भी केमिकल चेंजेस आप देखते थे, तो अभी देखिए होता क्या है, जब भी डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, तो जो भी खाना आप खाए हैं वो क्या होगा, डाइजेस्ट जब होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा और नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। आप खाए मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट होके मिल गया ग्लूकोज, स्टार्च, तो एनर्जी फिर मिला, है ना। तो ये देख लीजिए क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो अभी और अगर आपको समझना, अभी और डिस्कशन कराएंगे, इतने पर कंक्लूड मत कर लीजिए कि अरे थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा, और अभी डिस्कशन है। ये तो डे टू डे लाइफ में मिल्क भी जब खट्टा हो जाता है तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा मिल्क का वो बदल जाता है। आयरन में जब जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसके ऊपर देखते हैं ब्राउनिश लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड हो जाता है, जिसको रस्ट बोलते हैं। वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म के साथ साथ नया प्रॉपर्टी भी देता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सब केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको यहां पर लिखते हैं, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन मैग्नीशियम ribbon is burned in air, it forms मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए, ये जो आप एग्जाम्पल है ना, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। क्या बोला जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन, ऐसा रिबन जो मैग्नीशियम से बना हुआ है, उससे जब आप एयर में बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। रिएक्शन के बारे में भी बात हो रहा है, इक्वेशन के जब बारे में बात होगा तो वहां पर इसके सिंबल को यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में उसे लिख लेंगे। तो ये एग्जाम्पल भी आप केमिकल रिएक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत लोग स्टूडेंट के माइंड में आता है, सर आखिर क्या हो रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, उसके साथ कंबाइन कर रहा है, नया चीज मिल रहा है, आखिर होता क्या है अंदर में। तो उतना डेप्थ में नहीं, छोटा मोटा चीज अगर आपको समझना है जिससे कि बात आपका क्लियर हो जाए, वो देखिए, अगर आपको बेसिक सब चीज तो क्लियर हो चुका है, आप समझ में आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कि अगर मान लीजिए ना मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है, तो ये कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो रिएक्शन में होता क्या है, एटम का अरेंजमेंट जो होता है ना वो बदल जाता है। क्या बदल जाता है, ये देखिए, कॉन्फ़िगरेशन, कितना एटॉमिक नंबर याद हो जाना चाहिए आप, हाँ 12, ये 282 हो गया ना, ये 26 सही है नहीं, एटॉमिक नंबर 8, ठीक। अभी आपको मालूम है ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है मैग्नीशियम को क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, और इसको तो 2 चाहिए ना, 8 पूरा हो जाएगा। तो यहां देखिए जब कंबाइन हुआ तो मैग्नीशियम का 2 8 हो गया और ऑक्सीजन का भी 2 8 हो गया। ये दो लूज कर दिया यहां पर और ये 2 गेन कर लिया। तो ये देखिए एटम, ये जो है ना इसका अरेंजमेंट बस बदल जाता है रिएक्शन में। और कुछ अगर कंपाउंड के साथ होता है तो उसके बीच बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड ब्रेक होकर फिर वो दूसरे में फिट हो जाता है। तो रिएक्शंस में यही चीज होता है, ठीक है। तो ये सब चीज बॉन्डिंग के बारे में हम लोग मेटल नॉन मेटल कार्बोनेट्स कंपाउंड में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में बात जो था वो यहाँ पर हो गया कि केमिकल रिएक्शन, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं और इससे पहले वाला भी लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक यहां से ओवर। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे एक्टिविटीज दिया रहता है, एक्टिविटीज आपके सिलेबस में है और एक्टिविटीज से क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। आज के क्लास के डिस्कशन के बाद एक क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है वो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा, वहां से आप मैच कर लेंगे, देख लेंगे कि बन पा रहा है या नहीं। एक पार्ट बन जाएगा, बाकी 2 पार्ट आगे पढ़ाना है। तो केमिकल रिएक्शन में ये बात यहाँ पर हो गया कि
उसका एग्जाम्पल तक हो गया, एक्टिविटी 3 एक्टिविटी है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि ये जो अभी एग्जाम्पल था लास्ट कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। ये यहाँ पर आपके बुक में आप देखेंगे कि दिया हुआ है, अगर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर बुक पढ़ने का जरूरत है, उसमें ये दिया रहता है कि जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को, तो सबसे पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। तो अभी क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, ये आपको आ गया, बोर्ड में भी आया कि व्हाई वी हैव टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए मान लीजिए कि कोई एक रिबन है और ये किसका बना हुआ है, मैग्नीशियम का, ये आपके एटमॉस्फेयर में यहां पर मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है। तो अभी देखिए यहां जो रिबन रखा हुआ है, मान लीजिए ये रिबन यहाँ रखा हुआ है, तो ये तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, तो अब तो ऑक्सीजन इस रिबन के कांटेक्ट में भी आ रहा है। चूंकि मैग्नीशियम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर का जो ये O2 सब है, ये जो इसके अगल बगल है, तो ये तो इसके कांटेक्ट में आ रहा है। कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है कि इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर ऑब्टेन हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसलिए जब आपको सिर्फ मैग्नीशियम को बर्न करना है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो बर्न करना नहीं है, अच्छे से इफेक्टिवली अगर आपको इसको बर्न करना है तो सैंड पेपर से क्लीन कर दिया जाता है ताकि इसके ऊपर जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो हट जाए। सैंड पेपर आप लोग देखे होंगे, वो कभी ग्रील होता है ना, रस्ट लग जाता है तो पेंट करने से पहले उसको एक पेपर से रब करते हैं, फ्रिक्शन बहुत रहता है, ठीक है, तो उससे जो है यहाँ पर आपका क्लीन कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि व्हाई देयर इज अ नीड टू क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। तो क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है तो उसको हटाने के लिए, ताकि वो अच्छे से बर्न हो। अब देखिए और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें जो आपको जानना है। अब जब क्लीन हो गया तो अब क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होता है। जब भी बोलता है ना एयर में बर्न होता है, तो एयर में बर्न ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो जब तक ऑक्सीजन होगा नहीं कोई चीज जलेगा नहीं, तो इसीलिए बर्न जब भी बोले तो मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला। तो फिर क्या हुआ एक्टिविटी में ये बात, जब इसको जलाया गया तो वॉच ग्लास में एक प्लेट में जब इसको जलाया गया ना यहाँ पर, तो देखा क्या गया, एक प्लेट में कुछ व्हाइट एस वाटर के फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो गया। और ये जो व्हाइट ऑब्टेन्ड हुआ ये क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि जब ये कंबाइन हुआ तो कंबाइन करने के बाद क्या मिला हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये व्हाइट जो था ये क्या था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखिए आप ये सब चीज कर पा रहे हैं, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन 2 क्यों रहा, याद कीजिए लेक्चर 7 का बाद एटॉमिसिटी का बाद ऑक्सीजन का 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, कैसे ये MgO हुआ, तो आप जानते थे ना वो वैलेंसी इंटरचेंज वाला, ये भी लेक्चर 7 में दिया हुआ है, ये 2 ये भी 2 कॉमन वैलेंसी, तो क्या हो जाता है कैंसल जो है वही लिख देते हैं, तो MgO यहां पर हो गया। ठीक, तो ये जो था ना यहाँ पर ये व्हाइट पाउडर और वो व्हाइट पाउडर है क्या, MgO। और एक फाइनल और लास्ट बात इसमें जो याद रखना है, बोला जाता है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। कैसा फ्लेम, डेजलिंग, ये सब टर्म बहुत जरूरी है। डेजलिंग फ्लेम, इस बार बोर्ड में ये आया है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम मतलब बहुत चमकीला, साइन करता हुआ, चमकता हुआ, इतना ज्यादा लाइट किया। तो जब ऐसा कभी होता है तो वैसे फ्लेम के लिए डेजलिंग फ्लेम बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि Mg+O2 gives MgO। अब आपको ये अगर इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में, तो ये सारा चीज आपको पढ़ते हुए चलना है और नोट्स बनाना है, क्योंकि आप सोचिए जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर छोटा छोटा चीज आप कहां से खोज पाएंगे, नोट्स बना रहेगा, आराम से रिवीजन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया यहां से ये बात कि ये
डेजलिंग फ्लेम क्या है, व्हाइट पाउडर क्या था, उसको बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं, ये सारा बात आपको क्लियर हो गया होगा। और दो एक्टिविटी है वो पढ़ लीजिएगा, और उसका ऑब्जर्वेशन पूछा गया है तो वो भी बताइएगा क्या होगा। हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी केमिकल रिएक्शन का लास्ट टॉपिक बस डिस्कस कर देते हैं। अब है केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप बोल सकते हैं कि फीचर्स। जैसे कि यहां केमिकल रिएक्शन के बारे में आया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर बात यह हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन जब हो चुका होता है तो ऐसा क्या आप देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं जिससे कि आप ये बता पाते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो चुका है। जैसे अगर अभी आपको कुछ बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, अगर यहां पर बात हो रहा है तो। लेकिन कुछ ऐसा चीज जो आपको बताएंगे यहां पर, जिसको कि देखते के साथ अगर वो चीज आपको दिखता है, अगर कभी हुआ है तो आप बोल दें कि वो केमिकल रिएक्शन हो चुका है। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस विच हेल्प्स टू नो दैट केमिकल रिएक्शन इज ऑकर्ड। तो इसके लिए आपको वो जानना पड़ेगा। तो टोटल क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। सबसे पहला अगर लिखें, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, पहले लिख देते हैं उसके बाद सब समझाते हैं, ठीक है। चेंज इन कलर, change in physical state, fourth, formation of precipitate, and the fifth one is change in temperature, है ना। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके बुक में भी है, आप इसे देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ डिस्कस करते हैं, सबसे पहला इवोल्यूशन। बहुत अच्छा टर्म एनसीईआरटी यूज करता है, और अपने क्वेश्चन में भी ये बहुत अच्छा टर्म वहां भी क्वेश्चन में यूज करेगा। और ये बहुत अच्छे टर्म का मीनिंग अगर आप नहीं जानेंगे तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो है इस अच्छे वर्ड्स में फंसने के कारण अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाते हैं या उनको दिक्कत होने लगता है। इसलिए ऐसे सब वर्ड को नेग्लेक्ट मत कीजिए। आपको लग रहा है कुछ गैस से रिलेटेड बात है, चलो पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ ये तो समझ आ लिया। मतलब आप थोड़ा टाइम ही नहीं देते हैं, भाग रहे होते हैं। क्यों भाग रहे हैं? आपका ये वर्ड आगे अगर आपका 3 मार्क्स ले लेता है, 2 मार्क्स, इवन 1 मार्क्स अगर ले लेता है इस वर्ड का मतलब नहीं जानने के कारण, तो दिक्कत है। तो इवोल्यूशन बहुत स्टूडेंट को मालूम होगा, जिनको नहीं वो जानिए। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिलीज होना, निकलना। इसके लिए लिबरेट वर्ड भी यूज होता है। अगर कभी भी आपके बुक में किसी एक वर्ड का और भी अगर वर्ड्स दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिया हुआ है, तो आप हर वर्ड को जानिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इसका स्टैंडर्ड वर्ड है वो आपके एग्जाम में आ गया। आप रिलीज तो जाने थे, रिलीज ऑफ अ गैस। लिबरेटेड और इवोल्यूशन अच्छा टर्म है जानने के लिए। तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस मतलब अगर कभी कहीं से गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज हुआ या कोई भी गैस अगर रिलीज हुआ, तो उससे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुका। दूसरा, चेंज इन कलर, क्लियर समझ में आ रहा है? मान लीजिए ब्लू कलर है, उधर जाके व्हाइट हो गया, तो ये अगर कलर चेंज हो गया तो बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया। उसके बाद चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यहां बात हो रहा है अगर कोई भी कंपाउंड कोई किसी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड में है, गैस में चेंज हो गया, तो अगर फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है तो ये भी बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसके बारे में आगे डिस्कस है, लेकिन यहां पर थोड़ा बात बता देते हैं। प्रिसिपिटेट होता क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस।
जो किसी सॉल्यूशन में घुल नहीं पाता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज नॉट सॉल्युबल इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज प्रिसिपिटेट। तो अगर किसी भी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि वो हो चुका, केमिकल रिएक्शन हो चुका है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब मान लीजिए किसी रिएक्शन को होने के बाद हीट रिलीज हुआ, हीट रिलीज होने के बाद वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कभी एब्जॉर्ब हो गया तो घट जाएगा। तो टेम्परेचर में भी अगर चेंजिंग लगा तो इससे भी क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका। अब ये आपके एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है। एक ही चीज दिया हुआ, क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिए कैसे अलग अलग हो सकता है। क्या, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिर ये पूछा गया व्हाट आर द ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिर ये पूछा गया क्या पूछा गया कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट अ केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड। तो देखिए सबका मतलब एक ही हो रहा है, तो ऐसे भी पढ़ना है आप लोगों को, ताकि कुछ एक चीज पढ़े तो क्वेश्चंस कितना भी ट्विस्ट करे आप उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो ये यहां से हो गया। अभी देखिए इसी वाले पार्ट में आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क है, बहुत बड़े अच्छे से समझिएगा होमवर्क, क्योंकि होमवर्क बनाना बहुत एसेंशियल है। आप अगर होमवर्क नहीं बनाएंगे तो फिर आप वर्क नहीं कर रहे हैं और उससे आपको फायदा नहीं होगा, इसीलिए वर्क करना है। अब देखिए क्या है होमवर्क, ये जो 5 पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। जैसे एक एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कि अगर ये बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर वाला बात, कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो CO2 का फॉर्मेशन किया और हीट भी रिलीज किया। तो ये देखिए ये 5th वाले रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आया है, आपके बुक में दिया हुआ है, आप बुक में वहां पर लिख सकते हैं। कैसे करेंगे होमवर्क, हेडिंग दे दी इवोल्यूशन, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, उसके बाद रिएक्शन में लिख दिए कि व्हेन कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन दैट मीन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट। So in this case, the change in temperature occurs, which shows that a chemical reaction has taken place. ठीक है, तो अब यहां से जो है चीजों को इस तरह से आप लिख लीजिएगा, बुक में है, हेल्प मिल जाएगा। शॉर्ट में थोड़ा केमिकल इक्वेशंस के बारे में बता देते हैं। केमिकल इक्वेशन है क्या, ये बहुत सिंपल है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल reaction with the help of formulas and symbols of a substances formed in it। देख लीजिए यहां से, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसके मदद से, उसमें जो भी सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है उसके फॉर्मूला और सिंबल के मदद से जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखते हैं, इससे पहले वाला ही, मैग्नीशियम कॉम्बाइंस विथ, किससे, जल्दी बोलिए, ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये था केमिकल रिएक्शन। अब इसी केमिकल रिएक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो भी सब्सटेंस है उसके सिंबल और फॉर्मूला को यूज करके, तो वो केमिकल
इक्वेशन हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg। कॉम्बाइंस का मतलब जब भी कॉम्बाइंस देगा मतलब जुड़ रहा है, तो उसके लिए आपको ऐड देना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो समझ में आएगा कि वो जुड़ रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन। अब आपको मालूम है ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिसिटी क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 ऐसे लिख दिया। अब जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसके पहले आपको ये एक एरो देना पड़ता है, और क्या फॉर्म हुआ है, यानी फॉर्म के जगह पर एरो दे दिए, क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इस तरह से देखिए, इसको रिप्रेजेंट कर दिए इक्वेशन के फॉर्म में सिंबल और फॉर्मूला को यूज करके, तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने पर यहां पर दो चीज का पता चलता है, बहुत लोगों को पता होगा। केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है, यानी LHS, इधर वाले साइड में जो रहता है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। RHS, राइट हैंड साइड, इधर जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। यानी द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। फिर द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट इज नोन एज प्रोडक्ट्स। स्टेटमेंट बोल दिए, आप सुनकर इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। हमेशा ये जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट, और जो मिलता है ऐसे भी बोलते हैं प्रोडक्ट मिलता है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गया। ये ना सिंबल को यूज करके ये हुआ है। आपके बुक में ना एनसीईआरटी में देखेंगे क्वेश्चंस भी रहता है, उसमें आपको क्या देता है ना, वर्ड इक्वेशन लिखा रहता है। वर्ड इक्वेशन कहने का मतलब इसी चीज का वर्ड इक्वेशन में कैसे, उसका जो नाम है वही लिखा रहता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको और सिंपल अगर करना है, कन्वर्ट करने बोला जाता है सिंबल के फॉर्म में, तो फिर इसको ऐसे लिखा जाता है। ऐसे है दोनों ही केमिकल इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है और ये सिंबल और फॉर्मूला वाला इक्वेशन है, इस तरह से, ठीक है। तो कन्वर्ट करना आपकी बुक में है क्वेश्चन, आज होमवर्क देंगे एनसीईआरटी से, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक। अभी आपको एनसीईआरटी का यहां पर बताते हैं कि कौन सा पेज नंबर में और कौन सा आपको वर्क करना है ना। तो और बोर्ड का भी क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत वो मैं वहां पर लिख देता हूं। ये देखिए आपका एनसीईआरटी बुक से जो ये आपका वर्क है, ये आपके यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 6 बुक आप लोगों के पास होगा, आप देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। होमवर्क में कंडीशन ये है आपको कि बैलेंस नहीं करना है अभी, क्योंकि आज की क्लास में बैलेंसिंग नहीं बताए। कल के क्लास में हमारा बैलेंसिंग होगा कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्रिक्स भी बहुत सारा आपको है दिया हुआ, लेकिन कोशिश कीजिए पहले ट्रिक्स ना लगाएं, क्योंकि आपके ना बुक में इक्वेशंस उतना टफ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चीज बताएंगे जिसको आप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। तो ये जो होमवर्क है, एक है पेज नंबर 6 और पेज नंबर 15, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 5, 7, 8। तो इन क्वेश्चन में आपको केमिकल इक्वेशन सिर्फ लिखना है बिना देखे, क्योंकि अब आप लोगों को याद हो चुका है सारा चीज। आप इस होमवर्क को तभी कीजिएगा जब आप उसको रिवाइज कर लें, पहले वाले लेक्चर्स में जो भी चीज आप लोग नोट्स बनाए, तो ही जाके ये होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, तो फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप याद करके ही लिखिएगा अपने से, उसके बाद फिर मैच कर लेंगे कहां पर क्या सही है नहीं। उसके बाद जब कल के क्लास में बैलेंसिंग के बारे में बता देंगे तो फिर बैलेंसिंग कर लेना है इन सभी क्वेश्चंस में, बैलेंसिंग अभी नहीं करना है। एक तो ये होमवर्क हो गया आपका, और एक होमवर्क जो था वो आपका प्रीवियस जो अभी लिखे थे उसको भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कल
आगे बैलेंसिंग सीखेंगे, उसके बाद फिर उसको कैसे बैलेंस करते हैं और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये भी बोर्ड में आया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोग का क्लास आगे कंटिन्यू होगा। तो इतना चीज है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। बहुत धीरे और छोटा छोटा चीज लेकर चल रहे हैं, देखिए कितना आराम से जा रहे हैं और चीज भी आपको सारा चीज होता चला जा रहा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप लोग ऑनेस्टली अपना काम करते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है, और आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फिर उसी तरह से है। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत लोग होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मैथ्स का भी एज यूजुअल जो है वो अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग ये चीज करते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रूटीन के साथ डिसिप्लिन वे में अपनी चीजों को कंप्लीट करते जाइए। एक टाइम डिसाइड कीजिए, जब आप लेक्चर सुन रहे हैं उस वक्त सिर्फ वही और कुछ नहीं, और उसी वक्त कॉपी भी वहां पास में हो, सारा चीज लिख कर ही तब फिर आप उठे। लेक्चर आपके पास है, आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, जो ड्यूरेशन दिया जाता है, नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले होमवर्क सबमिट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत अगर है तो आप कमेंट कर लीजिए, वहां पर आप अपने डाउट को बता दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड रहेगा, आप वहां से सिलेबस देख लीजिएगा। जिनको बुक नहीं है एनसीईआरटी का, मेरे पहले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको ऑनलाइन जो लिंक है, आपको प्ले स्टोर से आप एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।